मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर आलोक अग्रवाल जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। आलोक जी, गुड मॉर्निंग। बात करते करते निफ्टी 22,000 के बेहद करीब अब इस समय क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर? ये जो बेयर मार्केट है अब, पहली बात उसे बेयर मार्केट ही माना जाए क्योंकि जिस तरीके से मार्केट गिरा है, और दूसरा अब इसमें करें क्या रिटेल निवेशक जो इस समय काफ़ी पेन में हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स रहे हैं, वो क्या करें? गुड मॉर्निंग अनुज। सही कहा आपने, बेयर मार्केट में तो डेफिनेटली है। जब BSE 500 के आधे से ज्यादा स्टॉक 36-37% गिर चुके हैं अपने पीक से, तो डेफिनेटली बेरिश मार्केट्स हैं। यूजुअली इतना बड़ा फॉल जब भी हिस्ट्री में आया तो साथ में कोई ना कोई क्राइसिस थी, या कोई स्कैम, या कोई क्राइसिस, या कोई प्रॉब्लम्स थी जिसके वजह से ये इस तरह के डाउनफॉल होते थे। लेकिन इस बार का ये जो डाउनफॉल है उसमें ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है। डेफिनेटली स्लो डाउन थी, कॉर्पोरेट अर्निंग से चालू हुई, फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी दिखी। ग्लोबली कुछ फैक्टर्स आए जैसे कि इलेक्शन जो यूएस में हुए, टैरिफ रिलेटेड ऑर्डर्स, उसके वजह से करेक्शन आई। और हमारा मानना है दैट 35% से ज्यादा करेक्शन मेजोरिटी स्टॉक्स में होने के बाद लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं। मानता हूं कि सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है। बॉटम एग्जैक्ट कहाँ होता है बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डेफिनेटली कहूंगा कि हिस्टोरिकली ऐसे कि अभी भी 87% से ज्यादा स्टॉक्स निफ्टी 500 के अपने 200 डे एवरेज के नीचे चल रहा है। ऐसा पिछले 20 सालों में कुछ 10 बार हुआ होगा। ऐसे मौकों पर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए भी उनको कम से कम धैर्य बना के रखना चाहिए। एंड दीज आर लेवल्स जहाँ पे उनको और लोअर लेवल्स पे और शेयर्स और अपने फंड्स या शेयर्स ऐड कर सकेंगे। तो ये लेवल्स पैनिक करने का नहीं है, ये लेवल्स ऐड करने का है। कहाँ ऐड करें? और अगर ऐड कर भी रहे हैं तो क्या ये मान के चलें कि जहाँ पे भी ऐड करेंगे वहाँ इन लेवल से भी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है? आपकी प्रेफर्ड इस समय थीम्स क्या होंगी? अगर मार्केट को मैं दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करूं, एक है कैपेक्स ओरिएंटेड सेगमेंट जहां की थोड़ी स्लो डाउन देखने को मिली है गवर्नमेंट के थ्रू, और प्राइवेट कैपेक्स उतना पिकअप किया नहीं है। पिछले 4 साल बड़े अच्छे थे, FY 20 से FY 24 4 साल करीब 30% करके गवर्नमेंट ने कैपेक्स की ग्रोथ करी। लेकिन लास्ट दो बजट के हिसाब से करीब 8.5% की ही ग्रोथ है। दूसरा सेगमेंट जहां पे थोड़ी स्लो डाउन या थोड़ी अनसर्टेनिटी है वो है आउटवर्ड फेसिंग जो है, बिकॉज टैरिफ्स के जो नए नए न्यूज आते रहते हैं उसके वजह से थोड़ी सी आउटबाउंड रेवेन्यू जितनी है इंडिया के बाहर की, वहां थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बन गई है। लेकिन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन साइड है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स हैं, और जितनी भी रिटेल एक्सेट्रा चीजें हैं, इन सेगमेंट्स में वो काफी हद तक इन चीजों से इंसुलेटेड है। तो उसके वजह से ये सेगमेंट्स काफी बेटर दिखते हैं, इनमें ग्रोथ भी है, और करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस भी थोड़े थोड़े अट्रैक्टिव होने लगे। हाँ आलोक जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और आज तो बैंक निफ्टी भी काफ़ी प्रेशर में है। शायद शुक्रवार को आपसे मेरा इंटरेक्शन ये हुआ होता तो मैं ये पूछता कि ये बैंक निफ्टी अब तक जो स्टेबल है उतना नहीं कोलैप्स कर रहा है। HDFC बैंक में अभी भी स्ट्रेंथ है, प्राइवेट बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, और आपकी NBFCs अच्छा कर रही हैं। लीडरशिप B2 ने रखी हुई, बजाज फाइनेंस फिनसर्व ने। क्या आप इसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ बैंक्स एंड NBFCs आर बेटर प्लेस्ड स्टिल एट दिस प्राइस? और जब आप कहते हैं कि इतने बड़े प्राइस के बाद कुछ कंसिडर करना चाहिए, तो क्या बैंक्स और NBFCs उसमें सबसे ऊपर अपीयर होते हैं या नहीं होते हैं आपके लिए? अगर हॉराइजन को थोड़ा और लंबा करें, और इस करेक्शन के पहले जब बुल मार्केट भी चल रही थी उसमें लार्ज बैंक्स पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। इस करेक्शन की शुरुआत में स्पेशली लास्ट 2 महीनों में हमने देखा कि बैंक निफ्टी और ये जो लार्ज NBFCs है उन्होंने आउट परफॉर्म भी किया है, उतने गिरे नहीं थे। डेफिनेटली ये हाई क्वालिटी नेम्स हैं। स्लो डाउन का इम्पैक्ट इनके बिजनेस पे भी था, जिसके वजह से अभी प्राइसेस मोर देन दैट डिस्काउंट कर चुके हैं। ऐसे समय पर जब हम क्वालिटी और ग्रोथ बिजनेसेस को पिकअप करना चाहते हैं, इस करेक्शंस में इन सेगमेंट्स को एक्यूमुलेट करना बड़ा सही है। तो हमारा व्यू डेफिनेटली ऑन द रिलेटिव साइड पॉजिटिव है ऑन दिस लार्ज प्राइवेट बैंक्स एज वेल एज जो कंज्यूमर फेसिंग लार्ज NBFCs हैं। अच्छा आलोक जी, ये जो प्राइस डैमेज हुआ है सारे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में, फॉर इंस्टेंस एंजल वन, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, कैम्स को देख लीजिए आप। इतने बड़े प्राइस डैमेज के बाद एंड जो वीकली एक्सपायरीज चली गई उसके बाद
अब आपको अर्निंग्स और उसकी एक्सपेक्टेशंस को फिर से टोन डाउन करना पड़ेगा, और ऐसे में प्राइस टारगेट्स क्या रिड्यूस होंगे बेस्ट केस वाले, और इस स्पेस का बहुत दिनों बाद रियलिटी से सामना हुआ है। आपका व्यू, क्या इनको कंसिडर करना चाहिए या फिर अभी वक्त देना चाहिए? अभी थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो परिवर्तित होंगी, बदलेंगे। स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव है ये सेगमेंट। इंडिया में पेनिट्रेशन, कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन का, भले वो इन्वेस्टर्स का हो चाहे वो ट्रेडर्स का हो, ये पेनिट्रेशन काफी हद तक नेचुरली बढ़ते जा रहा था। पिछले एक साल में हमने देखा काफी सारे नए रूल्स आए, कहीं जगह मार्जिन बढ़ाए गए या कहीं जगह एक्सपायरीज चेंज की गई, कई सारे स्टॉक्स मार्जिन के लिए हटा भी दिए गए। प्लस ये जो करेक्शन आया है इसके वजह से वॉल्यूम्स काफी डाउन है, कैपिटल मार्केट्स इन जनरल, कैश मार्केट के भी एंड फ्यूचर ऑप्शन मार्केट के भी। इसके वजह से शॉर्ट टर्म में इस साल में अर्निंग्स डाउनग्रेड डेफिनेटली हो सकते हैं इन सेगमेंट्स में। तो नियर टर्म कहना थोड़ा मुश्किल होता है, डाउनग्रेड डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन लॉन्गर टर्म और मीडियम टर्म में ये बहुत ही स्ट्रक्चरल थीम है जहां ग्रोथ रहेगी। तो ऐसे में हर गिरावट पे इसको एक्यूमुलेट करना सही है, क्योंकि इनके ग्रोथ आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। ओके, मीनवाइल क्लियरली एक कोशिश हो रही है 22,000 बचाने की, लेकिन दिक्कत तो काफ़ी है यहाँ पर। आलोक जी, ये जो अल्ट्राटेक ने डिसीजन लिया केबल एंड वायर स्पेस में आने का, उसके बाद जो हमने इतनी बड़ी गिरावट देखी पॉलीकैब में, केईआई में, इन सब स्टॉक्स में, एज अ फंड मैनेजर आप इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पर लेंगे या फिर ये एक, क्योंकि बहुत लोगों को रिस्क लग रहा है कि क्या ये एशियन पेंट मोमेंट हो सकता है, अभी अवॉइड करेंगे, क्या व्यू होगा इन पर? डेफिनेटली अनुज, आपने उस टॉपिक को छेड़ ही दिया जिसमें एशियन पेंट्स जैसे कंपनीज को भी हमने देखा प्रॉफिट्स एंड मार्जिन्स में इम्पैक्ट आया था जब बिरला पेंट सेगमेंट में गए। अब इतनी बड़ी कंपनी अगर एक रिलेटिवली स्मॉलर सेगमेंट में जाती है तो भले ही उस सेगमेंट में ग्रोथ काफी अच्छी हो, लेकिन एक नया बड़ा प्लेयर आने से मार्केट शेयर पे इम्पैक्ट पड़ता है, ओवरऑल प्रॉफिट पूल के एक नई हिस्सेदारी आ जाती है, मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इनके वैल्यूएशंस को बहुत चीप नहीं थे। तो इन सेगमेंट्स को थोड़ा और सेटल डाउन होने का वेट करूंगा। इनमें सिलेक्टिवली कुछ कंपनियां बहुत अच्छी हैं, तो वो कंपनीज अगर उनमें प्राइस को डिस्काउंट करने लगे एक नए प्लेयर के आने की, तो तब वो अच्छे लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। सेगमेंट डेफिनेटली अच्छा है, दैट्स व्हाई एक नई कंपनी आ रही है। और लेकिन प्रॉफिट पूल का जो डिवीजन फर्दर हो जाएगा उसके वजह से थोड़े नीचे सेटल हो सकती है। पिछले एक महीने में सबसे ज़्यादा ब्रूटल करेक्शन अगर आई है तो वो आई है आईटी स्टॉक्स में। ऐसा क्या बिगड़ गया आईटी स्टॉक्स में जो मार्केट ने इस तरीके से पनिश किया इन स्टॉक्स को, चाहे लार्ज कैप हो चाहे मिड कैप्स हो? अनुज, ये मार्केट्स ने सबको पनिश किया है। अगर मैं टॉप 500 स्टॉक्स में से टॉप 15-20 स्टॉक को हम हटा दें तो बाकी सब में पनिशमेंट बारी बारी आ रही है, कभी किसी सेगमेंट में कभी किसी सेगमेंट में। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें, ब्रॉडली दो पार्ट्स हैं, जो लार्जर कैप आईटीज हैं और एक मिड कैप आईटीज हैं। लार्जर कैप आईटीज में ग्रोथ की कमी थी और मिड कैप आईटीज में वैल्यूएशन हायर थे। प्रॉब्लम कहीं नहीं थी। हाई लार्जर कैप आउट सेगमेंट काफी हाई क्वालिटी सेगमेंट है, कहीं कुछ डेट नहीं है, काफी अच्छे डिविडेंड पे आउट्स है, आरओईज हमेशा हाई रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, जहां ग्रोथ थोड़ी ज्यादा थी वहां वैल्यूएशंस काफी ज्यादा थे, तो उनको कट किया गया मार्केट द्वारा। और जहां लार्जर कैप्स में जहां पे ग्रोथ की थोड़ी कमी थी वहां पे भी वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ प्रॉब्लम इस सेक्टर में नहीं है, ना ही कोई डाउनग्रेड ऑफ अर्निंग्स आने वाली है जहाँ इसको दिख रहा हो अभी तक सामने। लेकिन यस, ऐसे समय पर इन सेगमेंट्स में ये यूजुअली डिफेंसिव साबित होते हैं। ये ध्यान रखना होगा हमें कि रुपये की जो डिप्रिसिएशन हुई है उसमें वन ऑफ एक सेक्टर जिसको सबसे ज्यादा फायदा होता है वो आईटी सेक्टर भी है। ओके, अच्छा, एक पॉसिबली आपसे आखिरी प्रश्न लूँगा, जिस चीज़ को हम कमोडिटीज़ के अंतर्गत प्लेस करते हैं, केमिकल्स। कुछ रिपोर्टेड नंबर्स इसमें इस बार बहुत अच्छे थे। फॉर इंस्टेंस एसआरएफ के नंबर्स हो गए, नवीन फ्लोरिन के नंबर हो गए, यूपीएल के बहुत अच्छे नंबर्स थे, कुछ नंबर्स बहुत डिजास्टर्स भी थे। केमिकल पे आपका व्यू इस वक्त क्या है और कुछ ऐड करने लायक है या नहीं? केमिकल्स में आप जैसा आपने कहा, ग्रीन शूट्स जरूर दिखाई दे रहे हैं। ये सेगमेंट काफी हद तक बेयर मार्केट में था जबकि पूरा मार्केट अच्छे खासे बुल फेज में था। तो ये सेगमेंट की चाल काफी अलग रही है बाकियों से। कुछ स्टॉक्स इसमें, कुछ कंपनियां इसमें ऑलरेडी अच्छे ऑर्डर्स
अच्छे प्राइसिंग और अच्छे मार्जिन दिखाना चालू कर दे रहे हैं। तो पूरे सेक्टर पे तो व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सिलेक्टिवली कुछ कंपनियां इसके अंदर में काफी बेटर कर रही हैं, वहां हमारा व्यू सिलेक्टिवली पॉजिटिव है। अच्छा, एकदम से मेरे जहन में एक सवाल और आया, हमने कहा चलिए आलोक जी से पूछ ही लेते हैं यहाँ पर। ये जो टेस्ला की भारत में आगमन और पॉसिबली जो ईवी पॉलिसी होगी हमारी, उसके चलते ऑटो में एक सीरियस प्राइस डैमेज हुआ है। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट्स लाइक M&M वो भी प्रॉफिट टेकिंग मोड में आई। टाटा मोटर्स तो मेरे ख्याल से 2023 के बाद जिस स्टॉक को हमने ईवी के चलते सबसे ज़्यादा वरीयता दी आलोक जी, उसमें तो प्राइस डैमेज 50% हो चुका है। ये जो प्रॉफिट टेकिंग आई बिकॉज ऑफ आई थिंक दिस न्यू डेवलपमेंट, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या ऑटो में कुछ पिक करना चाहिए इस वक्त? ऑटो में जनरली जहां पे कंज्यूमर का डिमांड हो, जिसका मार्केट शेयर गेन हो रही हो, वो सेगमेंट जनरली बेटर करती है। आपने कहा जो टॉप नेम है उसने भी, उसके पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं, एडवांस बुकिंग्स इनकी बहुत अच्छी रह रही है और लॉन्च पाइपलाइन भी बड़ी अच्छी है। उसी कंपनी के दूसरे सेगमेंट जो ट्रैक्टर सेगमेंट है, ट्रैक्टर सेगमेंट भी काफी बढ़िया कर रहा है। तो उस ऐसे में जो मार्केट शेयर गेन कर रही हो, ऐसी कंपनियां डेफिनेटली बेटर करती हैं। जैसे आपने जैसे कहा, टेस्ला के आने से एक फियर फैक्टर बना रहता है। अगर उनकी कार 30-35 लाख तक की भी आई तो एक डोमेस्टिक कार उस रेंज में कितनी डिमांड उसके साथ compete कर पाएगी, वो एक सवाल बना रहता है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो जो मेन कंपनीज लिस्टेड हैं सामने में, उनकी मेजॉरिटी कार्स की एवरेज सेलिंग प्राइस उससे बहुत बहुत नीचे है। तो ओवरऑल मार्केट में एक नए प्लेयर के आने से थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ इन कुछ कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में आ रही है, हमारा व्यू सिलेक्टिवली पॉजिटिव जरूर है, स्पेशली उन पे जिनकी मार्केट शेयर गेन आ रही है। ओके, चलिए आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब टॉपिक्स पे बात करने के लिए।